ये चीजें आपको हैरान कर सकती हैं, ये आपको डरा भी सकती हैं, ये आपके लिए बहुत भ्रमित करने वाली भी हो सकती हैं। ये अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों से लेकर नेवादा के गर्म रेगिस्तान तक पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। इन जगहों को देखने के लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस गूगल अर्थ या मैप्स खोलें और उपग्रहों द्वारा कैद अजीब चीजों को देखने के लिए निर्देशांक दर्ज करें। तो हमारा पहला पड़ाव अंटार्कटिका में है। ये रहे निर्देशांक। फिलहाल आप सफेद बर्फ की चादर के अलावा लगभग कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ समय पहले उपयोगकर्ताओं ने इस जगह पर एक अजीब जहाज देखा। यह वहां बर्फ से ढका हुआ एक तरफ मुड़ा हुआ पड़ा था। वह वहां क्या कर रहा था और वह कहां से आया था? इंटरनेट ने अपने खुद के सिद्धांत बनाना शुरू कर दिया। ये एक बड़े रॉकेट का हिस्सा है। ये बाहरी अंतरिक्ष से आया एक जहाज है। यह एक गुप्त अड्डा है। ये बरमूडा ट्रायंगल से वहां पहुंचा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धांत और भी अजीब होते गए, लेकिन जो सिद्धांत सच साबित हुआ वह सबसे अप्रत्याशित भी था। यह जहाज वास्तव में पेरिडोलिया था। यह शब्द यादृच्छिकता में पैटर्न देखने की मानवीय प्रवृत्ति का वर्णन करता है। आपका दिमाग पेरिडोलिया के कारण बादलों, कॉफी के अवशेषों या चट्टानों के पैटर्न में जानी पहचानी आकृतियां देखता है। इसलिए यह जहाज संभवतः सिर्फ बर्फ का ढेर या किसी प्रकार का हिमखंड था। खैर, अब आप इसे नक्शों पर नहीं देख सकते। शायद गूगल बस यह नहीं चाहता था कि लोग बेतुकी अफवाहें फैलाएं। अभी अंटार्कटिका से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमारी अगली रहस्यमयी जगह पास ही है। ये रहे निर्देशांक। ये कैसा दिखता है? एक विशाल दरवाजा या कांच की छत, बर्फ की सफेद चादर के बीच यह काफी अजीब दिखता है। पास में क्या है? जापानी शोवा स्टेशन। क्या ये दोनों चीजें किसी तरह से संबंधित हैं? शायद नहीं। लेकिन फिर यह क्या है? इंटरनेट पर किसी ने मजाक में कहा कि यह शायद बोइंग का कोई दरवाजा हो सकता है। जाहिर है वह एक बहुत बड़ा बोइंग विमान होना चाहिए। किसी ने कहा कि यह किसी बंकर या गुप्त अड्डे का प्रवेश द्वार है। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल है? नहीं। वैज्ञानिकों ने दिलचस्पी ली तो ये सिद्धांत खारिज हो गए। उन्होंने कहा कि यह एक साधारण हिमखंड है जो जमीन से टकराकर फंस गया था। यह पिघल रहा है और सूरज की रोशनी परावर्तित कर रहा है, इसीलिए इसकी सतह इतनी चमकदार दिखती है। कुछ भी खास नहीं। चलिए किसी और ठंडी जगह पर चलते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में छिपा हुआ एक विशाल टूटा हुआ चेहरा। ये कौन है? किसी तरह का खलनायक या बर्फ में दबे किसी दानव का सिर? यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक असामान्य परिदृश्य है, लेकिन फिर भी यह काफी प्रभावशाली है। और वैसे यह पेरिडोलिया का एक और उदाहरण है। लोग ऐसी चीजें ढूंढ कैसे लेते हैं? वे सोचते हैं, हम गूगल मैप्स का उपयोग करके अंटार्कटिका में घंटों घूमने के बारे में क्या ख्याल है? यह एक बेहतरीन विचार लगता है। खैर, चलिए अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि यह किसी डरावने अनुष्ठान का पैटर्न है या चुड़ैलों का गुप्त स्थान? नहीं, यह फेस वैज्ञानिक आधार है, यानी फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट, मुक्त वायु कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन। वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ताकि इसके प्रभावों का अध्ययन कर सकें। क्यों? जलवायु का अनुकरण करने और यह देखने के लिए कि रेगिस्तानी पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र उच्च CO2 स्तरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पौधों की वृद्धि, मिट्टी के रसायन और पर्यावरण के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। बात यह है कि पूरी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। यह संभव है कि भविष्य में कई ऐसे क्षेत्र जहां लोग रहते हैं रेगिस्तान में बदल जाएं और रेगिस्तानों में हरियाली हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होगी। इसलिए वैज्ञानिक भविष्य की ओर देख रहे हैं ताकि यह जान सकें कि ऐसी परिस्थितियों में पौधे कैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ एक और रेगिस्तान में स्थित एक जगह के निर्देशांक हैं। पूरी तस्वीर देखने के लिए आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। जॉर्डन के रेगिस्तान के विशाल क्षेत्र में पत्थर के विशाल पहिए बिखरे हुए हैं। वे प्राचीन हैं और वैज्ञानिक अभी भी उनके वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हैं। उन्हें पहली बार 1920 के दशक में पायलटों द्वारा खोजा गया था। कुल मिलाकर वहां 1000 से अधिक पहिए देखे गए हैं। जाहिर है ये कोई प्राकृतिक विसंगति नहीं है और इसमें पेरिडोलिया का कोई कारक नहीं है। लेकिन ये क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन लोगों ने उन पहियों को सूर्य के सापेक्ष विशिष्ट कोणों पर रखा था ताकि परछाइयों से समय बताया जा सके और वर्षों के बीतने का पता लगाया जा सके। अन्य लोगों का सुझाव है कि ये पहिए जानवरों को फंसाने के जाल जैसे थे या फिर ये प्राचीन अनुष्ठानों के स्थान हो सकते थे। अब चलिए गर्म रेगिस्तानों से पानी की ओर चलते हैं। इन निर्देशांकों को दर्ज करें और प्रतीक्षा करें।
इस झील का पानी लाल क्यों है? भयानक निष्कर्ष निकालने की जल्दी न करें। इस रंग का कारण शैवाल है। इस खारे पानी की झील में कुछ खास तरह के शैवाल और बैक्टीरिया रहते हैं। वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और पानी को यह रंग देते हैं। सुनने में तो यह तर्क संगत लगता है, लेकिन मुझे संदेह है कि कोई वास्तव में उस झील में तैरना चाहेगा। हमारा अगला स्थान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से द्वीप पर पेड़ उग रहे हैं, लेकिन रुकिए, यह कोई द्वीप नहीं है, यह एक जहाज है, एक असली जहाज जिस पर झाड़ियों और पेड़ों की घनी झाड़ियां उगाई हैं। यह एसएस एयरफील्ड है, जिसे फ्लोटिंग फोर्ट्रेस, तैरता हुआ किला भी कहा जाता है। 1972 में इस जहाज को रिटायर कर दिया गया था। लोगों को इसे नष्ट करना था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और उन्होंने बस इस जहाज को किनारे के पास पानी में ही छोड़ दिया। प्रकृति के अलावा किसी को इसकी जरूरत नहीं थी। समय के साथ जंग खाते हुए इस जहाज पर मैंग्रोव के पेड़ उगने लगे। ये जहाज अब एक स्थानीय दर्शनीय स्थल बन गया है। पर्यटक इसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, इसलिए आप आसानी से इसके और भी खूबसूरत कोणों वाली तस्वीरें देख सकते हैं। यदि आप इस स्थान को चुनते हैं और स्ट्रीट व्यू मोड चालू करते हैं, तो आपको फ्रांस के नैन्सी शहर में सुंदर घर दिखाई देंगे। एक तरफ सड़क है, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ धुंधला है। ऐसा क्यों है? गूगल क्या छिपा रहा है? ऑनलाइन आप इस सड़क की तस्वीरें ढूंढ सकते हैं। वे धुंधले नहीं हैं और उनमें से एक में खिड़की पर आप चमकती आंखों वाली एक लंबी आकृति देख सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने इस आकृति को बालकनी पर भूत, गोस्ट ऑन द बालकनी का नाम दिया। जल्द ही यह एक स्थानीय दर्शनीय स्थल बन गया। इंटरनेट पर इस प्रेत के अलौकिक रूप की चर्चा थी। किसी ने इसे दूसरे ग्रह का आगंतुक बताया। सबसे विश्वसनीय संस्करण यह है कि यह एक मूर्ति है जो कैमरे के कोण के कारण विकृत हो गई थी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक मूर्ति है, तो गूगल ने इस घर को ब्लॉक क्यों किया? वे क्यों नहीं चाहते थे कि हम इस आकृति को देखें? लोगों ने इसके बारे में कई सिद्धांत सामने रखे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में साझा करें। एक और धुंधली जगह है। यह टोक्यो में स्थित है। स्ट्रीट व्यू चालू करें और सड़क, राहगीरों और कुछ लोगों को देखें जो पूरी तरह से धुंधले हैं। गूगल ने इस बार क्या छिपाया? सौभाग्य से इंटरनेट पर तस्वीरें मौजूद हैं। कबूतर के सिर वाले कुछ लोग यहाँ रहते हैं। उन्हें पिजन पीपल कहा जाता था। जाहिर है ये सिर नहीं, पक्षियों के मुखौटे हैं। यहाँ कुछ भी अलौकिक नहीं है। ये बस आर्ट स्कूल के छात्रों का एक मजाक था। जापानी लोक कथाओं में कबूतर सौभाग्य और अनुकूलन का प्रतीक है, इसलिए छात्रों ने उन्हें पहना। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे गूगल मैप्स पर दिख जाएंगे। हमारा अगला बिंदु, यहाँ कुछ भी अजीब और रहस्यमय नहीं है। ये रयोलिट, नेवादा का भूतिया शहर है, जहाँ 1905 में सोना खोजा गया था। बहुत से लोग कीमती धातु की खुदाई करने आए थे। कुछ ही वर्षों में बिजली लग गई, इमारतें बन गईं और 1910 तक शहर को छोड़ दिया गया। सोना खत्म हो गया था, सड़कें खाली थीं और इमारतें वीरान पड़ी थीं। 100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और शहर खंडहर में बदल गया है। पर्यटक यहाँ इस वीरानेपन के माहौल को महसूस करने और कांच की बोतलों से बने अनोखे घरों को देखने आते हैं। लेकिन आप गूगल मैप्स और स्ट्रीट व्यू मोड का उपयोग करके रायोलाइट की सड़कों पर घूम सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की बर्फ में करीब 1700 फीट गहरा छेद किया और एक रिकॉर्ड तोड़ कोर निकाला। ये 750 फीट लंबी ट्यूब है जो करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पुरानी है। इस कोर से पता चला कि पश्चिमी अंटार्कटिका का ये हिस्सा तब एक खुला महासागर था। इसका मतलब है कि बर्फ की चादर पहले भी ढह चुकी थी और अगर ये फिर से डूबी तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ सकता है कि तटीय शहर एक्वेरियम बन जाएंगे और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और जानने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने क्रेरी आइस राइज नामक जगह पर अपना कैंप लगाया। ये अंटार्कटिका से चिपके एक विशाल जमे हुए बेड़े जैसा है जो समुद्र तल की चट्टानी सतह पर अटका है। वे उभार ब्रेक की तरह काम करते हैं जो अंदरूनी बर्फ को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन समुद्र का गर्म पानी नीचे से इस बेड़े को पिघलाने लगा है। अगर बर्फ पतली होकर उन चट्टानों से ऊपर उठी तो ब्रेक खत्म हो जाएंगे और अंदरूनी बर्फ सीधे समुद्र में चली जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग करने का फैसला किया। बर्फ में 1 मील के 1/3 हिस्से तक सीधा छेद करना नामुमकिन सा लगता है। ये एक साधारण ड्रिल से नहीं किया जा सकता। इसके बजाय टीम को एक खास गर्म पानी वाले ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ा।
ये असल में एक बहुत ज्यादा गर्म प्रेशर वॉशर है। ये उबलते पानी को सीधे नीचे छोड़ता है ताकि करीब 1 फीट चौड़ी खड़ी सुरंग बन सके। समस्या ये है कि बर्फ उस छेद को वापस भरने की कोशिश करती है। खुद महाद्वीपी कह रहा है नहीं। अगर गर्म पानी का बहाव जरा सा भी रुका तो सुरंग फिर से जमने लगती है और छेद बंद होने लगता है। और चूंकि वे एक जमे हुए बंजर इलाके के बीच में थे, उन्हें अपनी बिजली आपूर्ति के साथ टेंटों का एक छोटा कैंप लगाना पड़ा। सबसे नजदीकी स्टेशन करीब 450 मील दूर है, इसलिए कोई भी बड़ी खराबी पूरे प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकती है। तुलना के लिए स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से करीब 250 मील ऊपर है, इसलिए इस अभियान की योजना लगभग एक अंतरिक्ष मिशन की तरह बनानी पड़ी। माना कि ISS तक पहुंचना अब भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप बात समझ गए होंगे। अगर कैंप की बिजली चली गई तो शोधकर्ताओं को इसे 1 या 2 दिनों में जल्दी ठीक करना होगा, वरना छेद पूरी तरह से जमकर बंद हो सकता है। आप शायद जानते होंगे कि बर्फ हवा से प्राचीन सूक्ष्म जीवों और कणों को कैद कर सकती है। बर्फ गिरती है, जमती है और परतों में जमा हो जाती है। हर परत उस समय आसपास तैरने वाली चीजों को कैद कर लेती है, जैसे धूल या गैसें, यहाँ तक कि नन्हे जीव भी। इसी तरह वैज्ञानिक अतीत को पढ़ते हैं। उन जमी हुई परतों को आइस कोर कहा जाता है, लेकिन शोधकर्ता बर्फ के पीछे नहीं थे। वैज्ञानिकों ने वहां जो हासिल किया वो एक सेडिमेंट कोर है। जमी हुई बर्फ के बजाय ये कीचड़ और चट्टान की एक लंबी ट्यूब है जिसे बर्फ के नीचे समुद्र तल से निकाला गया है। इसे ऐसे समझे, आइस कोर हवा में मौजूद चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। सेडिमेंट कोर समुद्र में जो हो रहा था उसका रिकॉर्ड रखते हैं। पानी में तैरने वाली हर चीज आखिरकार नीचे बैठ जाती है। जब मोटी बर्फ की एक विशाल परत समुद्र को पूरी तरह ढक लेती है तो नीचे का पानी बिल्कुल काला हो जाता है। सूरज की रोशनी के बिना पौधों के उगने का कोई रास्ता नहीं होता। समुद्र तल पर गिरने वाली एकमात्र चीज भारी कुचली हुई चट्टानें होती हैं, जो ऊपर जज्ब बर्फ द्वारा जमीन से भौतिक रूप से खुरच दी जाती हैं। जब जलवायु गर्म होती है तो बर्फ पीछे हट जाती है और सूरज की रोशनी जीवन वापस लाती है। समुद्र तल फिर से खुले पानी की परत बनाना शुरू कर देता है। समय के साथ आपको एक दोहराव वाला पैटर्न मिलता है। बर्फ जमने पर रेतीली चट्टान और ना होने पर हल्के रंग की शेल वाली कीचड़। ये ऐसा है जैसे पृथ्वी वैज्ञानिकों के खोजने के लिए एक बारकोड बना रही हो। जब ड्रिलिंग क्रू ने आखिरकार मिट्टी की अपनी विशाल ट्यूब को खोला तो वो कीचड़ समुद्री जीवाश्मों से भरा हुआ था। प्राचीन समुद्री कीड़ों के भौतिक अवशेष, और उन विशिष्ट कीड़ों को जीवित रहने के लिए सूरज की रोशनी की सख्त जरूरत होती है। उनकी पूरी खाद्य श्रृंखला समुद्र की सतह पर बड़े शैवाल प्रस्फुटन पर चलती है, इसलिए उन्हें मिलना इस बात का बड़ा सबूत है कि गर्म परिस्थितियों में बर्फ पूरी तरह से पीछे हट गई थी। पश्चिमी अंटार्कटिका के व्यवहार के बारे में डरावना हिस्सा इसका पूरी तरह से गायब होना है। बर्फ धीमी अनुमानित तरीके से इंच दर इंच बस पिघलती नहीं है, इसमें एक अंतर्निहित टिपिंग पॉइंट होता है। उन गहरे समुद्र के जीवाश्मों को खोजने से पता चलता है कि एक बार जब समुद्र पर्याप्त गर्म हो जाता है कि बर्फ को ऊपर उठा सके और उस पथरीले पार्किंग ब्रेक को छोड़ सके, तो पूरा जमा हुआ बेड़ा पूरी तरह से विफल हो सकता है। ये बुनियादी तौर पे काफी सारी जगह को खाली करने में मदद कर सकता है, और इस तरह का पतन ही वैज्ञानिकों को घबरा देता है। शोधकर्ता इस एक तरफा व्यवहार को हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये बिल्ली है, वो बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर एक स्लेज पर बैठा है। स्लेज नीचे की ओर है, लेकिन बिल्ली अभी हिल नहीं रहा है क्योंकि बर्फ ने उसे अभी भी अपनी जगह पर थामे रखा है। फिर कोई स्लेज को थोड़ा सा धक्का देता है। पहले तो ये बस एक धीमी रेंगन होती है, लेकिन एक बार जब रनर फिसलने लगते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और स्लेज अपने आप गति पकड़ लेती है। मुख्य बात यह है कि भले ही बिल्ली को धक्का देने वाले व्यक्ति को तुरंत पछतावा हो, स्लेज नहीं रुकेगी। विशाल बर्फ की चादरें भी इसी तरह काम कर सकती हैं। ग्रह को एक निश्चित तापमान रेखा से आगे धकेलें और पीछे हटना अपने आप जारी रह सकता है। भले ही सदियों बाद तापमान फिर से गिर जाए, पिघलना अपने आप नहीं रुकता। इसलिए वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कितना गर्म होना होगा ताकि पश्चिमी अंटार्कटिका उस लॉक इन मोड में प्रवेश कर सके। एक अनुमान के अनुसार खतरा क्षेत्र लगभग 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, जो 1800 के मध्य के वैश्विक औसत तापमान से ऊपर है। वे अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सटीक फ्लिप पॉइंट है या कोई स्पष्ट उल्टी गिनती दे सकते हैं। यही वो चीज है जिसकी पुष्टि करने में ये कोड मदद करेगा। लेकिन बर्फ पर केवल बाहर से गर्म पानी का ही असर नहीं हो रहा है। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को नीचे से भी गर्मी मिलती है। रॉस आइस शेल्फ के पास रॉस द्वीप स्थित है और उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे माउंट एरेबस कहा जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 12,400 फीट ऊपर है
और ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके शिखर के क्रेटर के अंदर एक स्थायी लावा झील है, पिघली हुई चट्टान का एक चमकता हुआ कुंड जो दशकों से उबल रहा है। यह सामान्य नहीं है। पृथ्वी पर केवल कुछ ही ज्वालामुखियों में लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलें होती हैं। एरेबस ये तब करता है जब वो ग्रह के सबसे ठंडे वातावरणों में से एक से घिरा होता है। अंटार्कटिका की सतह पर कड़ाके की ठंड हो सकती है, लेकिन माउंट एरेबस को पृथ्वी की गहराई से गर्मी मिलती है। उस गर्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर की हवा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैग्मा ऊपर उठता है क्योंकि यह गर्म और हल्का होता है। जब तक ताजा मैग्मा क्रेटर को भरता रहता है और गैस निकलती रहती है, लावा झील पिघली रह सकती है। एरेबस कुछ ऐसा भी बनाता है जो शायद ही कहीं और दिखे। ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए बर्फ के मीनार। गर्म गैसें दरारों से निकलती हैं, जमने वाली हवा से टकराती हैं और तुरंत बर्फ की ऊंची खोखली चिमनियों में बदल जाती हैं। उन मीनारों के अंदर की कुछ गुफाएं बाहर की हवा की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो सकती हैं, जिससे छोटे पॉकेट बन जाते हैं जहां सूक्ष्म जीव अंधेरे में जीवित रह सकते हैं। इस क्षेत्र की एक और दिलचस्प बात मीलों तक फैली बर्फ के नीचे की झीलें हैं। कुछ छोटे शहरों के आकार की हैं। दबाव उन्हें तरल रखने में मदद करता है और नीचे की गर्मी उन्हें जमने नहीं देती। उनमें से कई गुप्त रास्तों से जुड़ी हैं, इसलिए वे एक भूमिगत प्लम्बिंग सिस्टम की तरह भरती और खाली होती हैं। पानी के हिलने पर सैटेलाइट ऊपर की बर्फ को उठते और गिरते हुए भी देख सकते हैं। एरेबस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि पश्चिमी अंटार्कटिका को नीचे से गर्मी मिल सकती है। वो गर्मी आधार की बर्फ को पिघला सकती है और नीचे पानी बना सकती है। वे दबी हुई झीलें मायने रखती हैं क्योंकि वो पानी लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। कम घर्षण का मतलब है कि बर्फ तेजी से फिसल सकती है। और जब झीलें भरती और खाली होती हैं, तो वो फिसलन भरी परत अचानक इधर उधर खिसक सकती है। जब पकड़ और सहारा दोनों एक साथ कमजोर हो जाते हैं, तो उस स्लेज को ज्यादा धक्के की जरूरत नहीं होती। दीवार पर कयामत की कोई घड़ी नहीं है जो दुनिया के किसी नाटकीय अंत की गिनती कर रही हो। भले ही पश्चिमी अंटार्कटिका समुद्र में फिसलना शुरू कर दे, ये रातों रात नहीं होगा। तटरेखाएं इंच दर इंच खिसकेंगी, एक बार में एक तूफान के साथ, और बीच में दशकों का समय होगा। शहर एक ही लहर से गायब नहीं होंगे। हमें बहुत सारे बदलाव और स्थानांतरण करने होंगे। और सदियों बाद अगर आज की तटरेखाओं के हिस्से पानी के नीचे होंगे, तो भविष्य के गोताखोर गगनचुंबी इमारतों के ऊपर से वैसे ही तैर सकते हैं जैसे हम पुराने डूबे जहाजों के पास गोता लगाते। उन हरे भरे शंकुधारी जंगलों और टुंड्रा को देखें। क्या अद्भुत जगह है यार। शायद आपने गलती से इसे कनाडा समझ लिया होगा, पर ये वो नहीं है। ये लगभग 3 करोड़ 40 लाख साल पहले का अंटार्कटिका है। तो आज अंटार्कटिका इतना ठंडा कैसे हो गया? पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गिरते स्तर और टेक्टोनिक हलचल ने इस बर्फ मुक्त स्वर्ग को उस जमे हुए महाद्वीप में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसे हम आज जानते हैं। लगभग 5 करोड़ साल पहले CO2 की सांद्रता आसमान छू रही थी, जो लगभग 1000 से 2000 पार्ट्स प्रति मिलियन के आसपास थी। लेकिन जैसे जैसे वो स्तर नीचे गिरे, वैश्विक तापमान कम होने लगा, जिससे उन विशाल बर्फ की चादरों का रास्ता साफ हो गया, जिन्होंने बाद में अंटार्कटिका को ढक लिया। जब CO2 का स्तर गिर रहा था, तब टेक्टोनिक गतिविधियां भी अपना जादू दिखा रही थी। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच बड़े अलगाव ने ड्रेक पैसेज को खोल दिया, जिससे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बना। इस शक्तिशाली धारा ने एक बाउंसर की तरह काम किया, जो गर्म हवा और समुद्री धाराओं को अंटार्कटिक में आने से रोकती थी और चीजों को काफी ठंडा रखने में मदद करती थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में भ्रमित होते हैं, तो आप उतने गलत नहीं हैं। ये दोनों महाद्वीप कभी एक हुआ करते थे। अगर आप ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में भ्रमित होते, तो ये कहीं ज्यादा बुरा है। वैसे इंटरनेट के मिथक और मीम्स के झांसे में ना है। ऑस्ट्रिया में विशेष रूप से उन लोगों के लिए कोई हेल्प डेस्क नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। अब इस शानदार ऑस्ट्रेलियाई गुलाबी समुद्र तट को देखें। ये कीमती है और सिर्फ कहने के लिए नहीं। वो रहस्यमयी गुलाबी रेत वास्तव में गार्नेट है और इसका गहनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भूवैज्ञानिकों ने उस रेत का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां मौजूद गार्नेट स्थानीय पहाड़ों से भी पुराना है। ये बात कुछ समझ नहीं आती है ना? असल में ये सही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहले इतना अलग थलग महाद्वीप नहीं हुआ करता था जैसा कि अब है। कई करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थे और हिमनद कटाव ने गार्नेट को मुक्त कर दिया, जो अंततः समुद्र तट तक पहुंच गया।
ये रेत तब बनी थी जब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया समतल और शांत था। पहाड़ों के बनने से बहुत पहले ज्यादातर गार्नेट बह जाता है, लेकिन इस खेप का एक समृद्ध इतिहास है जो ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ों की हिमनद चट्टानों से जुड़ा है। ये गुलाबी रेत अंटार्कटिक बर्फ के नीचे छिपी एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला से आती है। अंटार्कटिका की बर्फ न केवल गार्नेट जैसे रत्नों को छिपाती है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूरी इमारतें मिल सकती हैं। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने बिल्कुल यही किया। उनका नाम क्रिस ब्राउन है और उन्होंने बर्फ के नीचे एक पूरी इमारत का पता लगाया। वो पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी की यात्रा कर रहे थे और ये सब एक निराशा के साथ शुरू हुआ। क्रिस और उनके बेटे का विमान खराब हो गया था। अचानक उन्होंने बर्फ से बाहर झांकती हुई एक अकेली मूर्ति देखी। ये जगह एक पुराना मौसम विज्ञान केंद्र था। कड़ाके की ठंड के बावजूद क्रिस और उनके बेटे माइका को यहाँ घूमने में बहुत मजा आया। क्रिस पृथ्वी के सभी 7 दुर्गम ध्रुवों को फतह करने के मिशन पर हैं और अब तक 5 को पार कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो सहारा या गोबी से भी कहीं बड़ा है। फिर भी पृथ्वी का सबसे शुष्क महाद्वीप होने के बावजूद यहाँ एक बहुत ही अजीब झरना है। मंत्र मुग्ध कर देने वाली मैकमर्डो ड्राई वैलीज में स्थित ये 5 मंजिला ऊंचा है और ऐसा लगता है जैसे इससे खून बह रहा हो। इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। ये देखने में अजीब और डरावना भी लग सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति को आसानी से समझाया जा सकता है। इस गहरे लाल झरने को बनाने वाला पानी कभी एक खारी झील थी, लेकिन समय के साथ इसके ऊपर ग्लेशियर बनने से ये बाहरी दुनिया से कट गया। अब सतह से 1300 फीट नीचे मौजूद इस प्राचीन पानी में नमक का स्तर समुद्र की तुलना में 3 गुना अधिक हो गया है। ये खारा पानी लोहे से भी भरपूर है और यहाँ ऑक्सीजन या सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। जब लोहे से भरपूर पानी ग्लेशियर की दरार से रिसता है और हवा के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाता है, जिससे ये गहरा लाल हो जाता है। आपने शायद गलती से सुना होगा कि अंटार्कटिका में कीड़ों की कोई प्रजाति नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि वहां एक छोटा अंटार्कटिक मिज रहता है। इसके अलावा वहां कुछ मकड़ियां भी है। ये वे आम मकड़ियां नहीं हैं जो आपके अपार्टमेंट के अंधेरे कोनों में रहती हैं। ये वे जीव हैं जो अंटार्कटिक महासागर की तलहटी के ठंडे अंधेरे में छिपे रहते हैं। ये छोटे समुद्री जीव वास्तव में आर्थ्रोपॉड हैं और लगभग 20 इंच तक फैल सकते हैं। जैसे कि इतना ही अजीब काफी नहीं था, वे अपने पैरों के छोटे छेदों से सांस भी लेते हैं। एक छोटा सा सवाल, वो कौन सा रंग है जिसे आप अंटार्कटिका से सबसे ज्यादा जोड़ते हैं? मुझे यकीन है कि वो सफेद है। मेरा भी यही मानना है। हालांकि अंटार्कटिका तरबूज के टुकड़े जैसा भी दिख सकता है। वो रंगीन बर्फ क्लैमिडोमोनास निवालिस नामक एक सख्त छोटे शैवाल की वजह से होती है। जब अंटार्कटिक गर्मियों के दौरान मौसम गर्म होने लगता है तो ये छोटे जीव अपने चमकीले लाल और हरे बीजाणु छोड़ते हैं, जिससे बर्फ अजीबोगरीब रंगों में रंग जाती है। लेकिन इससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो बर्फ सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, ये जहरीली भी है और निश्चित रूप से खाने लायक नहीं है। जीवाश्मों की खोज करना हमेशा मजेदार होता है, लेकिन जब आप ग्रह के सबसे दूर दराज के स्थानों में से एक में हो तो ये और भी रोमांचक हो जाता है। वैज्ञानिकों की एक विविध टीम को हाल ही में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने लगभग 7 करोड़ 10 लाख साल पहले के क्रिटेशियस काल के प्राचीन समुद्री जीवन, डायनासोर और पक्षियों के 1 टन से अधिक जीवाश्म खोज निकाले। उनके साहसिक कार्य की शुरुआत दक्षिण अमेरिका की उड़ान के साथ हुई, जिसके बाद कुख्यात ड्रेक पैसेज के माध्यम से 5 दिनों की यात्रा की गई। अंटार्कटिका पहुंचने पर उन्होंने हेलीकॉप्टरों और हवा भरी नावों का उपयोग करके अपना कैंप लगाया। एक छोटा सवाल, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बर्फ के बीच अंटार्कटिका में खुदाई क्यों? खैर, पता चला है कि मौसम के हिसाब से ऐसी जगह भी हैं जहां चट्टानें बाहर निकल आती हैं। टीम अंटार्कटिक प्रायद्वीप में स्थित जेम्स रॉस द्वीप पर गई थी और वे वहां फरवरी और मार्च के दौरान गए थे। और ये अंटार्कटिका के उन कुछ हिस्सों में से एक है जहां गर्मियों में चट्टानें दिखाई देती हैं, और वे चट्टानें डायनासोर के युग की हो सकती हैं। ये अभियान सफल रहा क्योंकि उन्होंने 1 टन से अधिक उल्लेखनीय खोजें की। इसके बाद ये जीवाश्म पिट्सबर्ग के कार्नेगी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जाने से पहले चिली जाएंगे। अपनी खोजों में उन्हें लगभग 71 मिलियन साल पुराने अवशेष मिले, साथ ही कुछ लगभग 67 मिलियन साल पुराने भी, जिनमें ढेर सारे घोंघे, क्लैम और विभिन्न समुद्री जीव शामिल थे। बाप रे, इस डरावने समुद्री कीड़े को देखो।
ये एलए में रहकर किसी हॉरर फिल्म का स्टार बन सकता था, लेकिन इसने अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर के ठंडे पानी को अपना घर बनाना चुना। ये कीड़े 8 इंच तक लंबे और 4 इंच तक चौड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके डरावने रूप को देखकर धोखा मत खाइए। शोध से पता चलता है कि वे वास्तव में भेस में सुपर हीरो हो सकते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वो सिर देख रहे हैं? ये वास्तव में सिर नहीं है, ये सिर्फ एक सिकुड़ने वाला गला है जो इस दांतों वाले जीव को अपना भोजन चबाने में मदद करता है। अंटार्कटिका में कई डरावने जीव पाए जाते हैं। आइए मैं आपको अंटार्कटिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार से मिलवाता हूँ। हालांकि ये स्पंजबॉब के पैट्रिक जैसा नहीं है, ये किसी हॉरर फिल्म के गहरे समुद्री जीव जैसा ज्यादा लगता है। कल्पना कीजिए 20 हिलती हुई भुजाएं, जिनमें से कुछ 8 इंच तक लंबी हैं, और ये सभी इन अजीबोगरीब छोटे उभारों से ढकी हुई हैं। वाकई डरावना है। 2014 में वैज्ञानिकों ने रॉस आइस शेल्फ पर बर्फ में 34 भूकंपीय मॉनिटर गाड़े थे, जो कि बहुत बड़ा है। इसे टेक्सास के आकार की बर्फ की एक पट्टी के रूप में सोचें, जो दक्षिणी महासागर के ऊपर जमी हुई है। इन चतुर छोटी मशीनों ने लगभग बिना रुके होने वाली एक भिनभिनाहट को पकड़ा। भले ही हमारे इंसानी कान आमतौर पर इन कम आवृत्ति वाली आवाजों को नहीं सुन सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपना जादू चलाया और उन्हें हमारे सुनने लायक बना दिया। उन्होंने इस डरावने ऑडियो को ऑनलाइन शेयर भी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ग्लेशियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप इस कंपन को सुन पाते तो ये गर्मियों के अंत में पिछवाड़े पे कब्जा करने वाले सिकाड़ा के झुंड जैसा लगता। लेकिन एक ग्लेशियर खोजकर्ता डरावनी धुनें रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे वास्तव में रॉस आइस शेल्फ की निगरानी करने के मिशन पर हैं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है सचमुच, और बर्फ गर्म दिन में आइसक्रीम की तुलना में तेजी से पिघल रही है। आइस शेल्फ पृथ्वी के सुरक्षा प्लग की तरह हैं, जो सारी विशाल बर्फ को समुद्र में बहने से रोकते हैं। तो आखिर वो सारा शोर किस वजह से हो रहा है? संभवतः ये बर्फ के टीलों से टकराने वाली तेज हवाएं हैं, जो एक प्रकार का प्राकृतिक कंपन पैदा करती हैं।